क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 8 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। अपना जो यूपीएससी का और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके लिए जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो आज कौन कौन से हैं। देखिए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन है, यूएसए ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कुछ को कहा है कि हम ठीक है छोड़ देते हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ है जानेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो है वैक्सीनेशन पॉलिसी के खिलाफ जो है लोग कोर्ट में चले गए। समझेंगे इसका क्या है पूरा खेल। और यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में वर्चुअल समिट हुई, इसमें कहा गया है कि एसटीआई को का जो सहयोग है उसको बढ़ाएंगे। एसटीआई क्या होता है? अपना साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसको बढ़ाना है। और मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस, इसमें IRDAI, ठीक, ये जो संस्था है जो रेगुलेट करती है, जो विनियमित करती है इंश्योरेंस बीमा के सेक्टर को, उसमें एक बनाया उन्होंने कि मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस के कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है। ठीक, अगला है कि एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मिलेट्स, यानी कि बाजरा को जो है एक्सपोर्ट करना है। यूनाइटेड जो उत्तराखंड का यहाँ पे काफ़ी जो है बताया गया है कि कैसे वो आगे बढ़ के जो है ऑर्गेनिक मिलेट को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक, और आज जो है हमारा 8 मई को दो चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट डेज जो है। एक तो रेड क्रॉस डे है, ठीक, हेल्थ से संबंधित है, आपने देखा होगा, सुना होगा, एनजीओ है बहुत बड़ा। और जो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। ठीक, थैलेसीमिया एक आपकी जो है ब्लड से रिलेटेड जो है एक डिजीज़ होती है, रेयर, ये आपकी जेनेटिक डिजीज़ होती है। ठीक, यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, पहला क्या है, यहाँ पे कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम सपोर्ट देना चाहते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा है का संरक्षण है कोविड-19 वैक्सीन को बनाने के लिए, उसको ये कह रहे हैं कि हम वेव ऑफ कर देते हैं, हम हटा देते हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काफ़ी असाधारण परिस्थितियाँ हैं, तो असाधारण उपाय को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब देखो है क्या कि पेटेंट, ठीक, कई सारी जो कंपनीज़ हैं जैसे कि एस्ट्राजेनेका हो गई, ऑक्सफोर्ड, जिनसे हम खुद ले रहे हैं, तो हम क्या है कि हम उनसे पेटेंट, हम उनका जो है अगर सेम चीज़ बना रहे हैं तो हम उनको रॉयल्टी देते हैं। ठीक, और जो है उसके उसके या तो वो हमको क्या देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं कि कैसे बनाना है। ठीक, और साथ ही साथ जो है एक तो लाइसेंस भी देते हैं कि हाँ भैया ठीक है बना लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कि चलो हम वेव ऑफ कर देते हैं, हमारे यहाँ से जो है पेटेंट वेटेंट नहीं लगेगा, आप बनाओ। तो इस पे जो है कंपनियां भी जो हैं उन्होंने भी कहा है कि ये गलत है, ऐसे तो कोई भी बनाने लगेगा और एक तो क्वालिटी गिरेगी, दूसरा ये है कि सेफ्टी भी गिरे कम हो सकती है। ठीक, मास प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि वो कह रहे हैं घटेगा। ठीक, और इससे खतरा भी ज़्यादा है। तो ये उनका पक्ष है, क्योंकि कंपनियों का भाई पेटेंट नहीं रहेगा तो उनको पैसे का लॉस है ना, ये सब रॉयल्टी वॉल्टी नहीं मिलेगी उनको, ये सारी चीज़ें हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये किसने बात कही है? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, ये जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल परसों, उससे संबंधित है। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बोली है जो जानना जरूरी है, बाकी पूरे कॉन्सेप्ट मैंने इसको बता दिया। टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन करेंगे, टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन करेंगे डब्ल्यूटीओ के साथ में। ठीक, कि मतलब जो है वेवर, मतलब छूट दे दी जाए। टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन क्या होता है समझ लीजिए कि जो भी नेगोशिएटर्स हैं वो अपना टैक्स मतलब अपने अपने जो है वो ड्राफ्ट देंगे कि उसमें ये कहा जाएगा कि भैया ये वेवर हटा दो, वेवर जो है दे दो, इसके लिए पेटेंट को हटा दिया जाए। और इसमें सबकी सहमति लेनी पड़ती है, काफ़ी समय ज़्यादा लगता है क्योंकि नेगोशिए एक तो सबकी है, इसमें क्या कहते हैं, सहमति जरूरी है। डब्ल्यूटीओ में 164 मेंबर, तो 164 के मेंबर्स में सब में सहमति लेना जरूरी है, नहीं तो कोई, क्योंकि कोई भी एक भी मेंबर जो है वीटो कर सकता है। और इन पर्सन मीटिंग और काफ़ी लंबा टाइम लगता है, सबको मनाना पड़ता है। ठीक, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर का मतलब क्या है? इसमें मतलब यही है कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकेगा। अभी जो बड़े बड़े जैसे फाइज़र हो गया, ठीक है, और मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स, जॉनसन जॉनसन, भारत बायोटेक, ये अभी जो है बना रहे हैं, तो लेकिन हाई इनकम कंट्रीज में बना रहे हैं। अगर हम इसको पेटेंट हटा देंगे, वेवर दे देंगे, तो मिडिल इनकम में भी बन सकेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आसानी से होगा, लाइसेंसिंग होगी तो ज़्यादा
जल्दी लोगों को वैक्सीन मिल सकेगी कम पैसे में। ठीक। डिटरेंट्स क्या है, मतलब क्यों, निवारक क्या है छूट के लिए, उसमें यही है कि ये लोग कह रहे हैं कि भैया इसमें ऐसा नहीं है कि जो है पेनेशिया है, इससे क्वालिटी कम होगी, जो है मशरूमिंग हो जाएगी, सेफ्टी का भी इशू है, कंपनी तो ये बोलेगा ही। और इससे पहले जो इंडिया ने प्रपोजल दिया था, इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में डब्ल्यूटीओ में कहा था कि भैया ट्रिप्स के अंतर्गत जो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से टाइमली लोगों को नहीं मिल पा रही है कोविड-19 वैक्सीन, तो आप लोग जो है ये हटा दो, ताकि जो है तेज़ी से जो है हम इसको बना सकें। पेटेंटिंग हटा दो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के थ्रू, या फिर मतलब जैसे भी है, ज़्यादा जल्दी कम पैसे में मिल सकेगी वैक्सीन। ये ज़रूरी चीज़ है इस समय इतने बड़े पैंडेमिक में, क्योंकि एक भी जगह है तो हर जगह है, इसका मतलब फैल जाती है ना ये। तो पेटेंट होता क्या है, जो मैंने आपको बताया, पेटेंट यही है, किसी कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, ठीक, तो उसकी जो उसने जो नई चीज़ निकाली, जो नवाचार है, जो इनोवेशन है, उसको, उसकी मेहनत को और आगे भी लोग ऐसा करते रहें, इसके लिए पेटेंट कर दिया जाता है। पेटेंट जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक, और जो है लिमिटेड भी होता है, कि जो चीज़ नई आई है सिर्फ उसी को पेटेंट कराओगे। ये नहीं पुरानी वाली चीज़ को ही आपने दोबारा जो है रीब्रांडिंग करके फिर से पेटेंटिंग करा ली, या फिर एवरग्रीनिंग एक शब्द होता है इसमें पेटेंटिंग में। तो नई चीज़ होनी चाहिए और टाइम पीरियड के लिए कर देंगे, उस टाइम पीरियड के लिए अगर कोई और बनाएगा तो उसको जो है आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, और कॉपीराइट का मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। अदर क्या रोड ब्लॉक और क्या क्या है, अरे ट्रेड बैरियर है, लोग जो है जो रॉ मटेरियल है उसको नहीं देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ट्रेड बैरियर लगा दे रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा टैरिफ कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसा लगा दे रहे हैं कि भैया क्वालिटी नहीं है रॉ मटेरियल का, या जो भी है। सप्लाई चेन में रिच कंट्रीज जो है नहीं देना चाहते हैं पुअर नेशंस को, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक। तो ये वाला पहला हमारा टॉपिक था। अगला टॉपिक क्या है कि छत्तीसगढ़ का जो टीकाकरण की नीति है उसको अदालत में विरोध हो रहा है। ठीक। ऐसा क्यों? देखिए, मेन चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, एक तो वैक्सीन मिल रही है कम, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार। वैक्सीन मिल रही है कम, और 18 से 44 साल तक के जो नौजवान हैं जिनको देना है वैक्सीन, वो उनकी तादाद है बहुत ज़्यादा, इसलिए और एक चीज़ इसमें यहाँ पे ये भी है कि छत्तीसगढ़ जो है वो नॉन जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे नॉन, मतलब दूसरी पार्टी वहाँ पे रूल करती है, सीधी सी बात है, तो इसलिए भी थोड़ी दिक्कत है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ ने क्या कहा कि हमारे पास यार वैक्सीन हमको कम मिली है, तो हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या किया उन्होंने? कहा कि हम जो है इकोनॉमिक बेसिस पे, आर्थिक आधार पर हम जो है किसको पहले देनी चाहिए, किसको बाद में, ये हम जो है वो कर रहे हैं, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इकोनॉमिक के आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो है सबसे नीचे होंगे अंत्योदय अन्न योजना वाले जो है, उनको हम मतलब देंगे सबसे पहले। ठीक। अंत्योदय क्या होता है? अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना नहीं, अंत्योदय वो है, स्कीम है, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, सबसे गरीब में से भी सबसे गरीब। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि पॉवर्टी लाइन मान लीजिए है 40 रुपए की, तो जो मान लीजिए 5 रुपये कमा रहा है प्रति माह या प्रतिदिन, तो वो सबसे गरीब होगा ना, कि नहीं होगा? जो 39 वाला होगा फिर भी तो इससे तो कंपैरिजन में तो हो गई अमीर। तो हम सबसे पहले उसको देंगे, फिर बीपीएल को देंगे, फिर हम एपीएल को देंगे। इस पे जो है नाराज़ हो गए हैं बाकी लोग, और वो पॉलिटिशियन लॉयर चले गए हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट ने भी क्या बोला है यहीं पे समझ लेते हैं। हाई कोर्ट ने बोला कि देखो यार, ये जो अंत्योदय वाले हैं, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, इनको आप सबसे पहले कह रहे हो दे देंगे, लेकिन इनके पास ना तो इंटरनेट है, एक तो इतने रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो इन तक तुम पहुंच कैसे पाओगे? जब पहुंच ही नहीं पाओगे तो ये जब है, ये वाली जो वैक्सीन मिलनी भी है वो आपकी कोविन करके जो है एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसी के थ्रू होनी। अब इन लोग के पास ना तो मोबाइल है ना कुछ है, तो ये जब रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे तो पहले फेज़ में आपने कहा इनको देंगे, तो ये पहला फेज़ कंप्लीट कैसे होगा? और दूसरी चीज़ जो हाई कोर्ट ने भी बोली, और जो ये पॉलिटिशियन लॉयर भी बोल रहे हैं कि भैया ये जो है आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ है, कि राइट टू इक्वलिटी नहीं है। इसमें उन्होंने बोला है कि आर्टिकल नंबर 15 के खिलाफ है, यानी कि भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है आर्थिक आधार पर। ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, पूरा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अजीत जोगी के जो बेटा जी अमित जोगी, ये मतलब इसके खिलाफ मोर्चा लगा रहे हैं, हाई कोर्ट में गए हैं। ठीक। और इसमें देखिए यही है कि आर्थिक आधार पे करना पड़ रहा है,
चीफ सेक्रेटरी ने बोला है 18 से इन्होंने 3 उसमें अंत्योदय कार्ड होल्डर, ठीक, जो पोरेस्ट ऑफ द पोर होते हैं, बीपीएल फिर एपीएल, ठीक है, और कोविन पोर्टल पे जो है वैक्सीनेशन सबसे पहले उन्हीं का ही होगा जो अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं। अंत्योदय कार्ड होल्डर की बात हो रही है, अंत्योदय अन्न योजना की बात नहीं हो रही, वो अलग चीज़ है, ठीक। और छत्तीसगढ़ का जो है उनने ये कहा है कि हमारे पास डोजेज़ ही बहुत कम आई हैं, खाली 1.5 लाख डोजेज़ आई हैं हमारे यहाँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑर्डर भी किए थे 25-25 लाख जो है सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक का, और मई के स्टार्ट में मतलब एंड में हमको मिलने भी लगेगी। इनकी जो जनसंख्या है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ है, करीबन 1.2 करोड़ है। 43% पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेटेड करना है इन्हें, लेकिन इनके पास जो है अंत्योदय कार्ड होल्डर्स और ये सब लोग काफ़ी कम है, ठीक। अंत्योदय कार्ड होल्डर्स क्या होता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। येलो राशन कार्ड लोगों को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम मतलब थी ये, यूनियन गवर्नमेंट की। इसमें राइस, वीट और जो और आइटम होते हैं वो सब काफ़ी कम पैसे में मिलते हैं। और ये कौन सी फैमिलीज होती है जिनकी साल की, समझिए साल की जो इनकम है वो 15,000 से कम है, ठीक। सीनियर सिटीजन्स, विधवा और अनएम्प्लॉयड पर्सन भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक। वैक्सीनेशन पॉलिसी में देखिए यही कहा गया कि आप जो है इसको कैसे इक्वालिटी नहीं है इसमें, अपॉर्चुनिटी मतलब आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट टू लाइफ का भी इसमें जो है भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना, कि आप किसी एक की लाइफ को ज़्यादा महत्व दे रहे हो। तो ये सब खाली जो है चोचलेबाजी है वैसे तो। उनको मतलब देना चाहिए, अब जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही जब है ही नहीं वैक्सीन तो कैसे दे देगा, तो कुछ तो जुगाड़ लगाएगा ना यार। तो उन्होंने वो कहा कि भैया सबसे गरीब जो है पहले उसको दे दो, ठीक। तो वाद विवाद हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ है कि पहुंचनी चाहिए वैक्सीन, जो जितना अवेलेबल रिसोर्स है उसके हिसाब से, ठीक। और कोविन वैक्सीन में एप्लीकेशन जो है मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें ये कह रहे हैं कि भैया जब लोग कर ही नहीं पाएंगे सबसे गरीब जो है तो कैसे वो तुम दे पाओगे, यही चीज़ हाईकोर्ट ने बोला है, ठीक। सबसे पुअर है उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है, उनको अवेयरनेस भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, ठीक। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सब कर रहे हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ये कह रहा है कि चिंता मत करिए हम सब कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा लैब्स नहीं है कि ना दे पाएँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना हमें बताया था, जितनी हमें वैक्सीन दी है उस हिसाब से हमें जो रिसोर्सेज थे हमने काम कर रहे हैं और हो जाएगा, चिंता ना करिए आप। और इसमें जो है इलिटरेट गवर्नमेंट कह रही है कि जो अंत्योदय ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा इलिटरेट है, उसको कुछ पता भी नहीं है, उसके बाद जागरूकता भी नहीं है, उसको सबसे पहले करना जरूरी है, क्योंकि वो जो है बिना मतलब जो ऐसे वो फ्रीली घूमते रहते हैं उसकी वजह से और तेज़ी से जो है स्प्रेड हो रहा है अल्लाह। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया यूके यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी वर्चुअल समिट हुई है अभी 4 तारीख को, 4 मई को। और इसमें इन्होंने कहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कॉपरेशन को बढ़ावा देंगे, ठीक। वही जो दो कंट्रीज़ के बीच में होती है बोल बच्चन वाली बातें कि हाँ इसमें भी करेंगे, क्लाइमेट चेंज, नवाचार, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये भी बोला गया, एक रोड मैप तैयार किया गया 2030 तक का। दोनों लोग की जो पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा जो है व्यापक लेवल पर रणनीतिक पार्टनरशिप बनाने की बात करी जा रही है। और देखिए यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, साइंस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, अनुसंधान के फील्ड में, नवाचार और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल को आगे ले जाएंगे। ये आपका जो है डायग्राम है। ये बताइए कि जो है इसमें ये देखिए आयरिश सी हो गया, नदर्न आइलैंड हो गया, ये आइलैंड है, ये अलग है। नदर्न आइलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, ठीक। इसमें ये है कि इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन आपका हो गया, टेलीकॉम पे बात काम करेंगे, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। नया जो है कोविड-19 पे नया जो है जॉइंट रिसर्च किया जाएगा, जूनोटिक रिसर्च किया जाएगा, जो एनिमल वाला जो होता है ना डिजीजेस उससे रिलेटेड, वेदर पे काम किया जाएगा आपका, एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे काम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बस खाली आपको सब्जेक्ट मैटर याद होना चाहिए, ताकि जो है आगे क्या इसमें प्रोसीडिंग्स अगर बढ़ती हैं, करंट अफेयर ज़्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कोई क्वेश्चन भी आ जाए। वैक्सीन पार्टनरशिप होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका है कहाँ की, यूके की ही तो है यार, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलके जो है वो कर रहा है, कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना रहा है, जिसको कहा जा रहा है डेवलप्ड इन यूके, मेड इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली। हर जगह जो है वितरण कर रहा है विश्व में। एसटीआई कोऑपरेशन क्या है, वही है आपका कि जो है इसमें वीमेन का जो है रोल बढ़ाना है, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैथ्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बढ़ानी है और वीमेन का रोल बढ़ाना है इसमें।
यूनाइटेड किंगडम इंडिया ये मिलकर करना चाहते हैं। किसके थ्रू? जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। ये नए इनिशिएटिव है वीमेन का स्टेम वाली फील्ड में बढ़ाने का, साइंस टेक्नोलॉजी मैथ्स इन सबसे रिलेटेड। ठीक, और इसमें ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया, जो शैक्षिक संस्थान है और जो इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, इन सब के बीच में कोलैबोरेशन बनाना है। और उसके लिए जो है इनिशिएटिव क्या लिया गया है? इंडिया इनोवेशन कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम। मतलब नवाचार के लिए कॉम्पिटेंसी लोग के अंदर होनी चाहिए, उसका एनहेंसमेंट करना है। ठीक, मतलब वो क्षमता तो उनके अंदर आए। और दो कंट्री जो है बायलैटरल रिसर्च को भी बढ़ावा देंगे, हाई इम्पैक्ट रिसर्च और ये सारी चीज़ें। और लेवरेज करेंगे एग्जिस्टिंग जो बायलैटरल इन लोग की पार्टनरशिप बनी हुई है, बढ़िया संबंध है, उसको और आगे ले आना है। किसमें? एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन में। ठीक, और नॉलेज जो भी है वो एक दूसरे शेयर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एथिक्स का भी ध्यान रखेंगे ताकि नैतिकता के साथ आगे बढ़ सकें। सिर्फ ज़रूरत का ही ध्यान ना दें, नैतिकता का ध्यान होना जरूरी है। फास्ट ट्रैक करेंगे स्टार्टअप फंड को। स्टार्टअप फंड मैंने आप लोग कई बार बताया है, कोई आइडिया है उसको जो है ज़मीन पे उतारने के लिए स्टार्टअप मतलब एक फ़ंड ऐसा होना चाहिए कि आपके पास जो है सारी चीज़ें आप उसको जो है उसका जो भी जरूरी रॉ मटेरियल है उसको प्रोक्योर कर पाओ। जहाँ पे आपको जो है उसका सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, तो उन सबके लिए पैसा लगता है। आइडिया को ज़मीन पर लाने के लिए स्टार्टअप फंड है, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाना है ताकि ग्रोथ, जॉब और ये सारी चीज़ें निकल सकें। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस। इसमें सिंपल सी एक चीज़ करी गई है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो कि विनियमित करती है, रेगुलेट करती है इंश्योरेंस बीमा को भारत में, उसने कहा है कि कोविड-19 की जो है पैंडेमिक महामारी फैली हुई है, इसमें हम लोग एक नई चीज़ करना चाहते हैं। इसी मतलब जो है देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी, तो इसमें हम ये करना चाहते हैं कि मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस बनाएं। इसमें क्या होगा कि वहाँ की पूरी जनसंख्या जो होगी उसको कवर कर दिया जाएगा। और इसमें हम मदद भी लेंगे, वित्तीय जो है मदद भी लेना चाहेंगे नाबार्ड, जो कि आपका एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग है। ठीक, ये डायरेक्ट बैंक नहीं होता, डिपॉजिट विपॉजिट नहीं कर सकते हो। ये आपका जो है रीफाइनेंस कर देगा, री इंश्योरेंस कर देगा। ठीक है, ये एक संस्था है कि बैंक इसको पैसा देता है, ये किसको इसको देना चाहिए उनको देता है। और CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन फंड्स का भी सहारा लेंगे, ऐसा IRDAI ने बोला है। मॉडल इंश्योरेंस विलेज होगा, सारी पॉपुलेशन जो है इसमें कवर करी जाएगी। और विलेजेस की बात हो रही तो इसमें कृषि बीमा भी होगा, फार्मर्स का बीमा भी होगा, कम पैसे वाला भी होगा, सब कुछ होगा, कम ब्याज दर होगा, ये सारी चीज़ें होगी। हमें बस पूरे विलेज को करना है। धीरे धीरे हम पहले फेज़ में करेंगे 500 से कम जनसंख्या वाले गाँव को। फिर जो है नहीं, पहले जो है हम 500 गाँव को करेंगे पहले फेज़ में, फिर इसको 1000 गाँव में करेंगे अगले 2 सालों में। ठीक, यही है कि एक बार जब हो जाएगा अफोर्डेबल, अच्छा इसमें जो विलेजर्स हैं उनको अफोर्डेबल और सब्सिडाइज कॉस्ट में भी, मतलब कम ब्याज पे, कम मूलधन पे, मतलब यानी कि प्रीमियम पे जो है ये बीमा दिलवाना है। ठीक, ताकि आसानी से जो है वो लोग विलेजर्स को मिले। उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि वो लोग मतलब वो लोग सेफ़ है, उनकी क्रॉप सेफ़ है, उनके जो है बच्चे सेफ़ हैं, सब कुछ सेफ़ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है सक्सेसफुली ये कह रहे हैं 3 से 5 साल में हमें इम्प्लीमेंट करना है। अफोर्डेबल मतलब कम पैसे पे, और इफेक्टिव और प्रभावशाली। किसके पास पहुंचना है? नाबार्ड इन लोग को ज़्यादा पता होता है। CSR फंड इन सब का यूज़ करते हुए री इंश्योरेंस कंपनी कवर करेंगे, और नॉमिनल प्रीमियम कॉस्ट बहुत ही कम। ठीक, और फैमिलीज जो है वो उनकी प्रॉपर्टी, उनका जो है परिवार, उनके जो है क्रॉप्स, इन सबको जो है हमें सेव करना है बीमा के ज़रिए। ठीक, एफिकेसी, रिस्क, इंश्योरेंस मैनेजमेंट टूल, इन सब का यूज़ करेंगे। क्रॉप ये सारी चीज़ें जो है टारगेटेड मैनर में हम बीमा करके उनको जो है बीमित कर देंगे, तो अच्छा है ना। और इससे क्या होगा कि लोगों को जो है धीरे धीरे एक जागरूकता फैलेगी, लोग और ज़्यादा बीमा कराएंगे। ठीक, लॉसेस, अच्छा देखो नेचुरल कम्युनिटीज जैसे होती थी, जैसे फ्लड हो जाता था, अर्थक्वेक हो जाता था, ये चीज़ नहीं जुड़ी जाती थी, इनको बोला था एक्ट ऑफ गॉड में आता है ये। ठीक, तो इसको नहीं जोड़ा जाता था, तो इनका कहा गया है कि नहीं, अब इसको भी जोड़ा जाएगा। IRDAI क्या है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। भारत में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को जो है बढ़ावा देती है। और आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में बनाया गया, यानी कि एक ये सांविधिक निकाय है, यानी कि वैधानिक निकाय, यानी कि स्टैट्यूटरी निकाय है। पहले इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में था, अब ये न्यू दिल्ली में है 2001 से। ठीक, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जैविक बाजरा का निर्यात।
यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मिलेट्स। अभी क्या हुआ, उत्तराखंड से डेनमार्क भेजा गया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक उत्पाद जो बाजरा वाले हैं वो। ठीक, अब इसमें जो है आपका, और इसको कैसे बनाया गया है, स्नो वेल्ट वाटर जो है आपका गंगा का देवभूमि आपका उत्तराखंड में, वहाँ से इसको उगाया गया है। और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलेट की। क्यों, मिलेट काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और ये ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन फ्री डाइट का आजकल वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लोग जो है बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन और इसको फॉलो करना चाहते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट को। ठीक, तो ये भी चीज़ है, ऑर्गेनिक भी है, ठीक, जैविक भी है, और उत्तराखंड में जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डेनमार्क भेजा गया, एक बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन का हमारे खुल सकता है, हम यूनाइटेड किंगडम को भी भेजते हैं इसके थ्रू। इसमें हमारे यहाँ जो एक संस्था है अपेडा, अपेडा, ठीक, जैसे ये जो है इसको क्या फुल फॉर्म होता है, एग्रीकल्चर, कृषि और प्रोसेस्ड फूड, यानी प्रसंस्करण जो खाद्य प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट का डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक, तो ऐसे जो फूड हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट कराने में मदद करती है, उसका जिम्मा इसका है। ठीक, तो इसने जो है कोलैबोरेट कर लिया था उत्तराखंड के साथ में और जस्ट ऑर्गेनिक के साथ में। इन्होंने रागी, झिंगोरा यानी कि बानियान मिलेट और फिंगर मिलेट, इन सबको एक्सपोर्ट किया यूरोपियन यूनियन में। डिमांड क्यों है, क्योंकि भाई का जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा है और भाई का जो है ग्लूटेन फ्री है। तो इसका कल्टीवेशन जो है आपका उत्तराखंड में काफ़ी अच्छे से होता है, ग्लोबल मार्केट काफ़ी बड़ा है। उत्तराखंड जो है, अब ये वाला जब अपेडा के साथ मिल गए हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक चीज़ भी निकाल रखी है, सपोर्ट ले रही है आपकी UKAPMB से, UKAPMB से, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड। ठीक, जस्ट ऑर्गेनिक इन सब के साथ में मिलके क्या है, सर्टिफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अच्छे से अच्छे जो है क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक जो है क्रॉप यहाँ पे मिलेट वाली बना रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन सबको जो है फ़ायदा हो रहा है। इसमें मिलेट हो गया, बार्नयार्ड मिलेट हो गया, अमरंथस हो गया, ठीक, रागी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। डेनमार्क अभी भेजा गया है। ठीक, और मिलेट आर गेनिंग क्यों, क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ग्लूटेन फ्री है। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। राष्ट्रीय कार्यक्रम है जैविक उत्पादन के लिए। ठीक, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं जिनको निर्यात करना हो, उनको प्रोड्यूस करोगे, उत्पादन करोगे, प्रसंस्करण करोगे, पैकेजिंग करोगे, लेबलिंग करोगे, ये सारा कुछ इस वाले प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपको पूरा करना होगा। जब आप ये पूरा कर लोगे तो यूरोपियन यूनियन वाले जो लोग हैं, जो कंट्रियां हैं, जो स्विट्ज़रलैंड जो है, ये सब इस प्रोग्राम के जो मानक हैं उसको मानते हैं। तो किसी ने मान लीजिए NPOP इसे ले लिया, ठीक, और क्योंकि इसको NPOP प्रोग्राम को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपेडा कर रहा है। अपेडा जो एक्सपोर्ट में मदद करता है, तो अपेडा चेक करता है कि हाँ ये वाले जो मानक इसमें दिए गए थे, चाहे पैकेजिंग का, लेबलिंग का, प्रोडक्शन का, ये सब इसमें किए जा रहे हैं। और इसको नोटिफाई भी कर दिया है फॉरेन ट्रेड में डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 में। तो फिर आराम से यूरोपियन यूनियन भी मान लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी मान लेते हैं कि हाँ सर्टिफिकेशन ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, बढ़िया प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक, और यूनाइटेड किंगडम इन सब जगह भी जा सकता है। FSSAI भी जो है इसको मानता है, NPOP को। ठीक, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बायलैटरल एग्रीमेंट जो भी हैं सबके, इंडिया जो है आराम से इसको रीसर्टिफाई, इंपोर्ट भी आसानी से हो जाता है। ठीक, अपेडा क्या है आपका, एक्सपोर्ट ट्रेड और प्रमोशन करना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और जो है इसका प्रीमियर बॉडी है कि एक्सपोर्ट किस तरीके से फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, ठीक, क्योंकि जो है, सॉरी, फाइटोसैनिटरी भी एक तरीके का ट्रेड बैरियर होता है। मान लीजिए उन्होंने टैरिफ पैसा नहीं बढ़ाया इंपोर्ट करते समय, उन्होंने कह दिया कि यार, जैसे इन्होंने यूनाइटेड किंगडम पीछे किया था, अल्फोंजो मैंगो जो था, उसमें कह दिया कि यार इसमें कीड़े हैं, तब भी तो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा ना, तो एक्सपोर्ट इंडिया नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए जो है अपेडा मदद करता है कि भैया हाँ NPOP में जो भी मानक है वो सब पूरा कर रहे हैं हम, FSSAI से भी करा रहे हैं, हमारा फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट खाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, पैकेजिंग, स्टोर हाउस, ये सारी चीज़ें ये मैनेज करता है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा कॉमन ISPCS। इसमें हम एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें ये देखते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है
वो क्या 8 मई को होता है? पहला वाला स्टेटमेंट बताना है। नहीं, 5 मई को होता है। अगर पहला गलत है और पूछा गया है सत्य, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर 2 एंड 3। इसमें क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रमोट करना है कि कैसे हैंड हाइजीन, मतलब वाटर से जो है हाथ को धुलते रहना, ये सारी बात होनी चाहिए। इस बार की जो थीम थी वो थी अचीविंग हैंड हाइजीन एट पॉइंट ऑफ केयर। ठीक, पॉइंट ऑफ केयर। तो ये 5 मई को होता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है DDoS से संबंधित, और ये कौन कौन से सही हैं वो बताने हैं। तो देखिए, DDoS जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस मतलब मान लीजिए कई सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक उसका सर्वर है। ठीक, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। उस सर्वे की कैपेसिटी है कि 10 कंप्यूटर कोई जो है ये एक साथ भेज सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है हैक करके क्या करेंगे कि एक साथ जो है 1000 जो है इस पे सबसे जो है डेटा मांगने लगेंगे या फिर दे देंगे। तो जब इस सर्वर की कैपेसिटी सिर्फ 10 है और 1000 लोग आके इसको एक बार एक्सेस करने लगेंगे, तो क्या होता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है ना। सुना है ना कि वेबसाइट डाउन होगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। वही चीज़ ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस जो ये देना चाह रहा था सर्वर, वो अब नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये हैक करके लोगों ने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है। सत्य पूछा गया तो ये हो सकता है, बी वाला नहीं होगा ऑप्शन इसमें, क्योंकि पहले वाले में 1 है ही, बी वाले में 1 है ही नहीं। साइबर थ्रेट होता है टारगेटेड सर्वर पर जो है नॉर्मल ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर देता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज देगा। और ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है ए और डी, क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर ये है कि दिस इज़ डन बाय कंट्रोलिंग नेटवर्क ऑफ मालवेयर इन्फेक्टेड, मालवेयर अलवेयर भेज के जो है वायरस भेज के ये सारी चीज़ें कराई जाती है। सारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अभी बेल्जियन गवर्नमेंट में जो है वहाँ पे अटैक हुआ था, और वहाँ का जो बेलनेट नेटवर्क है वहाँ पे मालवेयर भेज के काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कर दिया गया, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन DDoS हो गया और सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। और इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगा है तो लाइक के बटन को तोड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारा गाइडेंस बढ़िया लग रहा है तो UPSC EPFO का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल करके। तो चलिए, कल मुलाकात होगी आपसे फिर से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।